नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में और हम बात करेंगे महाजनपद काल के विषय में। महाजनपद काल क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। तो ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 साल पहले, कुछ डेट के हिसाब से माने तो 4500 साल पहले हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता, जो कि उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में थी, वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के हिस्सों में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। इस सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन कहा जाता है कि आर्य जाति ने, जो कि या तो मध्य एशिया से आई होगी या फिर इन्हीं मोहनजोदड़ो के लोगों का एक नया रूप था, जिन्होंने इस सभ्यता के पतन के कारण के रूप में जिम्मेदार रहे। बहुत सारे कारणों से यह सभ्यता पतन हुई और फिर आर्य सभ्यता का जन्म हुआ। धीरे धीरे इस आर्य सभ्यता का विकास हुआ और इस आर्य सभ्यता ने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका दौर रहा। दोस्तों, आर्य सभ्यता का समयकाल पता लगाने के लिए आप वर्तमान समय में 1500 को जोड़ दीजिए, यानी कि एनसीईआरटी 2000 को आधार वर्ष मानती है, तो हम 1500 में 2000 को जोड़ दें तो यानी कि 2500 और 3500 साल पहले की बात है, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। कह सकते हैं इस मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से 1000 साल पहले बाद में ये सभ्यता आई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ, वेदों की रचना हुई, एक वैदिक साम्राज्य के निर्माण हुआ, वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हुआ, जिससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा। खेती करने के लिए खुरों का निर्माण लोहे से होने लगा। साथ ही धान की फसल, जो कि फेंक कर बुआई जाती थी, अब रोपों की तरह इनका उपयोग होने लगा, जिससे चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। लोहे के हथियार बनने से अब धीरे धीरे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा, युद्ध होने लगे और अब रथों, गाड़ियों, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण में लोहे के उपयोग होने से वे जगह ज़्यादा संपन्न हुई जो कृषि और लोहे की उपयोगिता से प्रमुख थी। यही कारण है कि जो बिहार वाला क्षेत्र है, जो जिसे हम मगध कहते हैं, जो मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, वो क्षेत्र ज़्यादा संपन्न हुआ, क्योंकि ये न केवल कृषि क्षेत्र से ज़्यादा सफल है, बल्कि इस क्षेत्र में लोहे की उत्पादकता भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके कारण धीरे धीरे छोटे छोटे जो कुल थे, वो धीरे धीरे जनपदों में बनने लगे और इन जनपदों के क्षेत्र विस्तार की लालसा ने बड़े महाजनपदों को जन्म दिया और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ऐसे 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं जो इस दौर पर प्रभावी हुए। और ये दौर कौन सा था? तो ये दौर था वह दौर जहाँ पर से वैदिक काल खत्म हो रहा था, यानी कि 500 ईसा पूर्व के बाद का दौर ये है। और इसके बाद में अब धीरे धीरे बहुत सारे काम होने शुरू होंगे। न केवल महाजनपद काल शुरू होगा, बल्कि धार्मिक क्रांति भी शुरू हो जाएगी। और कह सकते हैं कि धार्मिक क्रांति भी इसके समानांतर चल रही थी। प्रमुख धार्मिक क्रांतियों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, ये 13वां वीडियो है। तो इन महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? मगध जनपद। मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ? तो महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति माना जाता है। पहली नगरीय क्रांति माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को, जहाँ पर हमें नगरों का निर्माण देखने को मिलता है, एक नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ और वैदिक सभ्यता धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में तब्दील हुई। और इस शताब्दी को, इस 5वीं-6वीं शताब्दी को भारत के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी दौर माना जाता है, क्योंकि न केवल इस समय पर महाजनपदों, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्म अपने चरम स्तर पर चल रहे थे। 16 महाजनपदों की बात करें तो इनमें से 14 तो राजतंत्र है और 2 गणतंत्र है, यानी कि गणतंत्र मतलब कि गढ़
बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनने वाले। जैसे ये मेरा पूरा जो हथेली है, ये अगर एक गणतंत्र है तो ये 5 गढ़ हैं यहाँ पर। इन 5 गढ़ों से मिलकर ये एक गणतंत्र बना है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे राजा या छोटे छोटे सामंत मिलकर अपना राजा तय करते थे कि कौन सा सामंत उनका राजा होगा। इस तरह से गणतंत्र बनते थे। अब इनमें गणतंत्र में 2 थे, पहला था बज्जी और दूसरा था चेदी। दोस्तों, अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था, क्योंकि ज़्यादातर महाजनपद उत्तर भारत में ही रहे। दक्षिण भारत में अभी ज़्यादा संपन्नता का प्रसार हुआ नहीं था। बाद में सभी महाजनपद मगध में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों होता है? शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर न केवल समृद्धि थी बल्कि लोहे की उत्पादकता थी, जिससे हथियार भी बने, संपन्नता भी आई और समृद्ध किसानों से ज़्यादा टैक्स मिला, उससे ज़्यादा मजबूत हुए राजा। राजा ने ज़्यादा हथियार बनाए, राजा ने ज़्यादा सैनिक रखे और राजा ने ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण किए और राजा का ज़्यादा से ज़्यादा राज्य विस्तार हुआ। स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद में मगध के उत्कर्ष के कारण देखते हैं तो सामरिक सुरक्षा, यानी कि एक बड़ा साम्राज्य सुरक्षा के लिए चिंतित होता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने आक्रमण किए, उससे इनका विस्तार हुआ। उपजाऊ जमीन बताया मैंने आपको, नदियों का बहाव क्षेत्र ये भी बताया, क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के क्षेत्र में ये थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके पास में एक उपजाऊ मिट्टी तो थी ही, इनके पास में जल संसाधनों की भी कोई समस्या नहीं थी। इन्हें बस नहरें बनानी थी, तटबांध बनाने थे, जिससे ये बहुत आसानी से अपने किसानों को पानी मुहैया करा सकते थे। जंगलों की संपदा, ये बहुत ज़्यादा जंगली क्षेत्र था, इसलिए इन्हें युद्धों के लिए हाथी मिले। जंगलों से इन्हें बहुत सारी बहुमूल्य संपदाएं मिली। इन्हें न केवल खनिज पदार्थ मिले बल्कि इन्हें मिले क्या, इन्हें क्या मिले इन्हें मिले लकड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें जंगल से जो जो इन्हें मिल सकता था। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट था कि अगर आपके पास में ताकत है तो ताकत इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। तो इन्हें आया, क्योंकि इनके पास में महान साम्राज्यवादी शासक हुए, इनके पास में बिंबिसार हुए, इनके पास में अजातशत्रु हुए, इनके पास में महापद्मनंद हुए, इनके पास में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, सम्राट अशोक हुए। मगध साम्राज्य में एक के बाद एक अलग अलग वंश आते गए और उन वंशों के लगभग सभी शासक बड़े महान साम्राज्य निर्माता साबित हुए, जिसके चलते मगध साम्राज्य का विस्तार हमेशा होते रहा, चाहे वंश कोई भी रहा हो। तो यहाँ पर हम इनके वंशों की बात करें तो जो प्रारंभिक वंश है बृहद्रथ वंश, तो बृहद्रथ वंश, इस वंश के साक्ष्य केवल पुराणों में मिलते हैं और इसकी राजधानी गिरिवृष थी और इसे मगध साम्राज्य में स्थापित होने वाला पहला वंश माना जाता है। मैं अपने पिछले वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा जहाँ पर मैंने हर्यक वंश को साहित्यिक आधार पर वंश कह दिया था। दोस्तों, जो बृहद्रथ वंश है वो पहला साहित्यिक आधार पर वर्णित वंश है, क्योंकि इनके राजाओं के बारे में न तो ज़्यादा जानकारी मिलती है और ना ही कोई पुरातात्विक सामग्री मिलती है, इसलिए केवल साहित्यिक आधार पर ये लिखा गया है कि ये बृहद्रथ वंश उस समय पर उस क्षेत्र में शासन कर रहा था, क्योंकि पुराणों में ऐसा विवरण मिलता है। लेकिन हर्यक वंश के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस वंश के विषय में ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिले हैं। इसे मगध का पहला राजवंश माना जाता है। मतलब ऐतिहासिक या पुरातात्विक आधार पर, अगर साहित्यिक आधार पर माने तो बृहद्रथ वंश को मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता है। इसलिए प्रश्न अगर पूछा जाए कि साहित्यिक आधार पर मगध का पहला वंश कौन सा है, तो वो है बृहद्रथ वंश, और पुरातात्विक आधार पर पहला वंश कौन सा है, तो वो है हर्यक वंश। दोस्तों, नोट्स बनाते रहना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि नोट्स बनाने में ही आपको फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा पेजेस पढ़ने के बाद में ये नोट्स मैंने निकाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे और ये आपके काम भी आएंगे। हर्यक वंश के समयकाल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इनका समयकाल रहा। ये समय ऐसा ऊट-पटांग क्यों है, इसके बारे में चैनल में जो पहला वीडियो है उसी में ही मैंने आपको तिथियों के बारे में बताया हूँ
कि जो ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से प्लस में चलती हुई तिथियां हैं, और जो ईसा पूर्व है यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी कि माइनस में चलने वाली तिथियां, जैसे 1 2 3 4 हमारे इधर ऐसा चल रहा है, तो उनके इधर 5 4 3 2 1 इस तरह से तिथियां चल रही है। यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रमाण अगर आज से 3000 साल पहले मिले हैं तो 2000 साल हुए हैं ईसा मसीह के जन्म के, क्योंकि उनके जन्म से सन की शुरुआत हुई, तो अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 साल के हो गए ईसा मसीह। अगर किसी साक्ष्य के प्रमाण हमें मिले हैं, कब हमें मिले हैं 2025, यानी कि तो माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि एक ईसा पूर्व में वो चीज़ रही होगी। तो इस तरह से इन्हें BCE और BC भी लिखा जाता है। BC मतलब कि BCE मतलब कि बिफोर कॉमन एरा, और CE मतलब कॉमन एरा नाम से भी इन्हें लिखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इन्हें धार्मिक आधार पर तिथियों का विभाजन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो पहले शासक थे बिंबिसार, उनका जो छोकरा था अजातशत्रु, उसने अपने पापा को सटका दिया था, उसके बाद में पटका दिया था और फिर राजा बन गया था, इसलिए इस वंश को पितृहंता शासक भी कहा जाता है। इसी तरह से जो पुष्यमित्र शुंग है उसे पहला पितृहंता ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि उसने एक राजा को मारा था और वो एक ब्राह्मण भी था पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, यहाँ पर उपाधि व अन्य नाम हम देखें तो बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है मत्स्य पुराण में, और श्रेणिक या सीकीय कहा गया है जैन साहित्य में। बिंबिसार के विवाह संबंध की बात करें तो कौशल देवी, जो कि कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी, उनका अगला विवाह हुआ था लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से, और अगला विवाह हुआ था मद्र की राजकुमारी खेमा से। दोस्तों, प्राचीन काल में विवाह संबंध राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने का आधार माने जाते थे। यही कारण है कि बिंबिसार के विषय में लिखा गया है कि इन्होंने 500 से ज़्यादा विवाह किए। इनका शासनकाल 49 वर्ष का था, 49 ईयर्स का था इनका समयकाल। इसके बाद में देखिए अगला जो आता है बिंबिसार के विजय अभियान के बारे में हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नोट्स हैं, इसीलिए इन्हें नोट्स कहते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आपको दोस्तों LP शर्मा की किताब आती है प्राचीन भारत की, उसे पढ़ना होगा, जो तकरीबन वही 800-900 पेज की किताब है, और उससे चीज़ों को आपको समझना होगा। तो अगर आप PSC या बड़े लेवल के नेट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको वो किताब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ब्रीफ में समझने के बाद में ये पॉइंट्स समझने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिंबिसार के विजय अभियान की बात करें तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग महाजनपद को इन्होंने जीता। डॉक्टर राय चौधरी इनके विषय में कहते हैं कि मगध साम्राज्य का विस्तार अंग विजय से शुरू होकर अशोक की कलिंग विजय पर समाप्त हुआ। यानी कि अशोक का जो मगध का महान इतिहास शुरू होता है वह बिंबिसार से शुरू होता है और अशोक में जाकर समाप्त हो जाता है। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जिसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पीलिया या पांडु रोग से ठीक किया था, क्योंकि शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने को तक रहे थे। अब बिंबिसार ने सोचा कि इतना बड़ा राजा है, उज्जैन का राजा है अवंती का, और इतना ताकतवर है, तो इसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो जब चंड प्रद्योत बीमार हुए तो यहाँ पर बिंबिसार ने उनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया था, और जीवक ने उनका फिर इलाज किया, जिससे दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। पिता की हत्या के कारण ही अजातशत्रु को पहला पितृहंता शासक माना जाता है। अब उन्होंने उनकी हत्या किस तरह से की थी इसका विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर इतिहासकार 100% श्योर हैं कि पितृहंता था भैया अपना अजातशत्रु, और अपने पापा को
ऊपर पहुंचाकर ही ये राजगद्दी पर बैठे थे। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और वस्कार अजातशत्रु का प्रमुख मंत्री था। कौन था? वस्कार। वस्कार किसका प्रमुख मंत्री था? अजातशत्रु था। इनकी विजय की बात करें तो बज्जी संघ को इन्होंने जीता, काशी को इन्होंने जीता और कौशल पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। कौशल पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया और काशी को भी इन्होंने जीता। नोट यानी कि ये बात याद रखना कि कंबोज और गांधार दो ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र से बाहर थे। गांधार आपने सुना होगा, गांधार जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को टच होता हुआ क्षेत्र है। काम्बोज भी उसी क्षेत्र का रीजन का हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये दो महाजनपद जो थे ये भारत के बाहर थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अजातशत्रु ने रथ, भूसल और महाशिलाकंटक आदि हथियारों का प्रयोग किया था और ये महाभारी हथियार थे। आपको ये पता होना चाहिए। ये महाशिलाकंटक तो ऐसा था जो आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा ना कि एक रथ चलता है और ऊपर से हेलीकॉप्टर के पंखा जैसा पंखा घूमते रहता है और लोग कटते रहते हैं, उस तरह का था ये। और एक रथ भूसल नाम का जो हथियार था, इसमें एक रथ चलता है और उसके अंदर लोग रहते हैं और वो अंदर से ही तीर भाले चलाते रहते हैं। तो उन्हें तो कुछ नहीं होता लेकिन बाहर वालों को बहुत कुछ हो जाता है। तो एक प्रकार से बाहुबली की जो पार्ट 1 में जो दो हथियार आपको दिखाए गए ना, वो तो यही है। यहीं से उन लोगों ने कॉपी किया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद में देखिए पाटलिपुत्र में दुर्ग इन्होंने बनवाया। तो हाँ, अब अजातशत्रु को बताना पड़ेगा कि राजामौली ने उनके हथियारों को चुराया है, ठीक है ना। मेरा पाटलिपुत्र में दुर्ग भी इन्होंने बनवाया था और पाटलिपुत्र को राजधानी भी इन्होंने बनवा लिया था। किसने? अजातशत्रु ने। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी सुना होगा आपने। अब यहाँ पर क्या, जैसे कि सलीम ने, जो जहांगीर था, उसने अपने पापा के खिलाफ विद्रोह किया तो उनके बेटे जहांगीर ने भी उनके खिलाफ विद्रोह किया, जहांगीर के बेटे ने भी उनके खिलाफ विद्रोह किया और ये विद्रोह का सिलसिला बहादुर शाह द्वितीय जफर तक चलता रहा। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पापा की हत्या की थी तो इन्हें भी वही भुगतना था। इनके पुत्र उदयन ने भी इनकी हत्या कर दी। उदयन की बात करें तो उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि जो बिंबसार था उसकी राजधानी थी, क्या थी? गिरिव्रज। फिर बाद में राजगृह हुई और जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। क्योंकि पाटलिपुत्र में उसके पापा दुर्ग बनवा चुके थे, इसलिए उसने पाटलिपुत्र एक संगम। आप देखेंगे कि जो पटना का क्षेत्र है और पटना के क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संपन्नता है क्योंकि गंगा और सोन नदी यहाँ पर बहती है और ये बहुत ज़्यादा उत्पादक वाला क्षेत्र भी है, जिसके कारण यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। किसने? उदयन ने। और लंबे समय तक पाटलिपुत्र राजधानी रही और पाटलिपुत्र के ही अवशेषों पर पटना शहर बना। शेरशाह सूरी ने आई थिंक बनाया और उसी पटना शहर पर आज भी बिहार की राजधानी विद्यमान है। यानी कि कई सालों से पटना या फिर पाटलिपुत्र उस क्षेत्र की राजधानी बनी हुई है। हालांकि उस महाजनपद क्षेत्र में न केवल बिहार बल्कि गांधार, कंबोज जैसे क्षेत्र भी बाद में शामिल हुए थे। दोस्तों, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक या दर्शक अगले शासक उदयन के बाद में होते हैं और अंतिम शासक कौन होते हैं? नागदर्शक या दर्शक, जिनकी हत्या शिशुनाग कर देते हैं और शिशुनाग फिर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों, शिशुनाग वंश का समयकाल की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व इस वंश काल का समय रहा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर शासक का समयकाल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये पूछा नहीं जाता है और बहुत कम रेयर चांस होते हैं पूछने के, वो भी बड़े एग्जाम्स में। इसलिए अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में एलपी शर्मा, आपको जो बिपिन चंद्रा है, मीनाक्षी लेखी हैं, मीनाक्षी जैन हैं और एक दो ऐसे राइटर हैं, उनकी किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप यूपीएससी, पीएससी या नेट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फैक्ट ही ज़रूरी है, आपको वो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, संस्थापक की बात करें तो शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। इनकी विजय की बात करें तो अवंती और वत्स महाजनपदों को इन्होंने जीता था। इनके बाद में कालाशोक या काकवण आता है। कालाशोक जो था, इसके समय में सबसे बड़ी बात क्या हुआ था तो इसके समय पर
बौद्ध संगीति हुई थी दूसरी वाली, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। और वैशाली में ये बौद्ध संगीति होती है और इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में जो नंदीवर्मन होता है वो इस वंश का आखिरी शासक होता है। नंदीवर्मन कौन होता है? इस वंश का अंतिम शासक होता है। और इसके बाद में नंदीवर्मन को ऊपर पहुंचाकर आ जाते हैं महापद्मनंद, जो कि नंद वंश की स्थापना करते हैं 344 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व। ज़्यादा लंबा समय काल इनका नहीं रहता है। महापद्मनंद बहुत ही महान शासक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक होते हैं। भले ही हम बात करें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की, जिसके बारे में हम भले ही कितना ही सोच लें कि ऐसा था वैसा था, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद, वो एक बहुत अच्छे शासक थे, विद्वान थे और बहुत प्रतापी शासक थे। ये मानना चाहिए। बिंबिसार की तरह भी ये एक बेहतरीन शासक थे। पुराणों में इन्हें भार्ग सर्व छत्रांतक कहा जाता है और इन्हें दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। और ये एक निम्न जाति से उठकर आए थे। ये बताता है कि इस समय पर जाति प्रथा उतनी कठोर नहीं थी और एक निम्न जाति से उठकर भी कोई व्यक्ति राजा बन सकता था। संस्कृत व्याकरण पर लिखी पहली पुस्तक अष्टाध्यायी इनके दरबारी पाणिनि ने लिखी थी। अब आप सोच सकते हैं कि पाणिनि जैसे महान विद्वान इनके दरबार में हैं, तो ये राजा में कुछ तो बात रही होगी। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने कलिंग में नहर निर्माण करवाया था। वह जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया था। इसके बाद में बहुत सारे शासक होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो 10वां शासक होता है घनानंद इस वंश का 10वां और अंतिम शासक था। इसके समय पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा भारत में मंडरा रहा था और ये एक प्रकार से आलसी शासक था और बिल्कुल अपनी नारियों में, अपनी महिलाओं में, रानियों में ही उलझा रहता था। और उत्तर भारत पर आक्रमण के डर से जब इसे कौटिल्य ने, जो चाणक्य थे, उन्होंने इसे बताया कि भैया तुम्हारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो घनानंद ने कहा तू मुझे बताएगा मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला है, काले कलूटे निकल ले यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही कहा था। फिर कौटिल्य बहुत ज़्यादा उदास हो गए और फिर उन्हें एक बच्चा दिखा जो कि मौर्य जाति से संबंध रखता था, एक छोटी जाति से संबंध रखता था, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि वो एक क्षत्रिय रहा होगा, वरना कौटिल्य उसके पास क्यों जाता। लेकिन ये बात भी तो है ना भैया कि नंद वंश के संस्थापक खुद एक छोटी जाति से थे। अगर कौटिल्य के पास में ऐसा ही होता तो नंद वंश के पास में क्यों आता? तो हो सकता है कि वो एक छोटी जाति से रहे होंगे, जो नेपाल की तराई क्षेत्र में या फिर नेपाल बिहार बॉर्डर से जो संबंध रखता है, एक छोटी जाति मौर्य जनजाति से वो रहे होंगे और फिर उनके दम पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य के निर्माण कर दिया। राक्षस और सकटार इसके दो प्रमुख अमात्य, इसके दो प्रमुख मंत्री थे और इसके एक मंत्री राक्षस के नाम पर ही इसकी जीवनी या फिर इसके जीवन पर ही मुद्रा राक्षस लिखी गई है। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाल दी। अगले वीडियो में देखिएगा मौर्य वंश के बारे में और जानिएगा कि कैसे मौर्य वंश ने भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जो कि एक लंबे समय तक चलता रहा और गुप्त वंश जैसे शासकों को पथ प्रदर्शक करने का काम किया। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन में संबंध होना बहुत ज़रूरी है, पर उसमें भी ज़रूरी है कि उन संबंधों में जीवन हो। आप अपनी पत्नी या अपने पति से केवल सिर्फ इसलिए संबंध न बनाएं कि आपको एक समय के लिए, आपको रात में फिजिकल होना है और सुबह आपको अपने पति से पैसे मांगने हैं कि मुझे ये शॉपिंग करने जानी है, या फिर अपनी पत्नी से खाना मांगना है कि मुझे खाना ला के दे दो। आपको अपने दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं बनाने कि बियर की बोतल खोल ले। आपको अपने पेरेंट्स से संबंध इसलिए नहीं बनाना है कि आपका फ़ोन जाते ही वो बस इतना पूछे कि बताओ कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आपको संबंध इसलिए बनाना है कि आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वो जीएफ हो, वीएफ हो, या फिर आपका पति, आपकी पत्नी हो भविष्य में, आपको संबंध इस तरह से बनाना है कि हर दिन को एक नया दिन बनाना है।
हर समय कुछ बेहतर करना है, कुछ नया करना है, ताकि आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आ सके, गहराई आ सके। और आपको हर समय कुछ इंटरेस्टिंग करना है। ज़रूरी नहीं कि शादी हो गई या फिर एक बार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया तो आप उन्हें अट्रैक्ट करना बंद कर सकें। आपको हमेशा उनके साथ कुछ ऐसा करना है कि उन्हें लगे कि आप उनके लिए राइट चॉइस है। आपको हमेशा अपने दोस्तों के दुखों को शेयर करना है, अपनी समस्याएं उन्हें बतानी है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का सोचना है, ताकि वे ये सोच सके कि आप उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से पैसे तो मांगने ही है, लेकिन उससे पहले उनका हालचाल पूछना है, ख़ास तौर पर अपने पिता से, अपनी माता से। दोस्तों, जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने संबंधों में जीवन लाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप एक साथ कई सारी ज़िंदगियों को जी रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए काम में ही ना उलझे रहें, पढ़ाई में ही ना उलझे रहें, अपने रिश्तों को मजबूती दें, रिश्तों में ही बंधें और रिश्तों को लेकर चलें, साथ ही अपने करियर पर भी फोकस करें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।